हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग 2014 का पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिकली वही आप देखोगे तो 150 क्वेश्चंस हैं और आप लोग को पता है कि आप लोग के एग्ज़ाम में सिर्फ 120 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, बस डिफरेंस ये है ना कि उस टाइम पे मतलब 2017 के पहले के जो पेपर्स हैं उसमें 150 क्वेश्चंस होते थे एंड 150 क्वेश्चंस सेम सब्जेक्ट से ही हैं ऑलमोस्ट। बस ये है कि अब फ़िलहाल जैसे इफ़ इन केस मान लो अकाउंट्स है तो उससे 30 क्वेश्चंस आना होता है, उस टाइम शायद 40-45 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आता था, इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो आज के पूरे पेपर में 2014 में 3 सब्जेक्ट्स हम पूरी तरीके से डील करेंगे। पहला अकाउंट्स, दूसरा स्टैट्स और तीसरा इनकम टैक्स, क्योंकि स्टैट्स के भी उस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे और बाकी सबके आंसर हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देंगे। चलो स्टार्ट करें हम लोग अपना 2014 का पेपर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टिंग ही अगर इसमें देखोगे ना तो अकाउंट्स के पेपर से हुई है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ सोल प्रोप्राइटर डिसाइडेड टू यूज द सेम बैंक अकाउंट फॉर हिज पर्सनल अफेयर्स एज फॉर हिज बिजनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज वायलेटेड? आंसर विल बी 2 सेपरेट एंटिटी। रीज़न बीइंग कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में ही ये चीज़ बताई गई थी कि जो बिज़नेस होता है और जो बिज़नेस का ओनर होता है, हम लोग को उसको अलग अलग पर्सन की तरह ट्रीट करना होता है। मतलब बिज़नेस को एक अलग सेपरेट एंटिटी मानते हैं और ओनर को भी सेपरेट एंटिटी मानते हैं, इसलिए इनका जो बैंक अकाउंट है वो भी अलग होगा, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो भी अलग होंगी। बट हमने बोला कि यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर ने ये डिसाइड किया है कि जो हमारा पर्सनल बैंक अकाउंट है उसी को हम अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट की तरह यूज़ कर लें। तो बट ऑब्वियस आप कौन सा कॉन्सेप्ट वॉयलेट करो, कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट करो। वॉयलेट मतलब कि आप फॉलो नहीं कर रहे, आप तोड़ रहे हो उस प्रिंसिपल को। तो बट ऑब्वियस वो कौन सा प्रिंसिपल है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्लियर? नेक्स्ट, विच इज अ अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस ऑफ क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक टू द ट्रेडिंग अकाउंट? ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैचिंग। नेक्स्ट, the primary qualities that make accounting information useful for decision making are comparability and consistency, materiality and timeless, relevance and freedom from bias, और reliability and similarity। बट ऑब्वियस इसका आंसर होगा कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। बेसिकली इसमें प्राइमरी क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहा है एंड प्राइमरी क्वालिटीज़ में ये दोनों पॉइंट्स था कि आप ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, आप ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ कि उसको आप ईजिली कंपेयर कर सको एंड उसमें आप जो भी प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो, जो भी कन्वेंशंस फॉलो कर रहे हो, उनको लेके आपको कंसिस्टेंट रहना है। दैट इज़ ईयर टू ईयर सेम। जैसे इफ इन केस मान लो अगर हम स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो कर रहे हैं तो हम आगे भी वही चीज़ फॉलो करेंगे। इसको कहा जाता है कि आप कंसिस्टेंट हो किसी भी मेथड, किसी भी पॉलिसी या किसी भी प्रिंसिपल को लेके। तो प्राइमरी क्वालिटीज़ पूछा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस इज क्लासिफाइड एज। अगर हम बात करें आउटस्टैंडिंग वेजेस की तो बेसिकली हम लोग इसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं खर्चे में ऐड करके। जैसे अगर यहाँ पे 2 वेजेस है तो उसमें हम क्या करेंगे? ऐड कर देते हैं और उसके अलावा बैलेंस शीट में एज करंट लायबिलिटी दिखाते हैं। तो बेसिकली अगर हम आउटस्टैंडिंग वेजेस की बात करें तो ये एक ऐसा खर्चा है जो कि रेकरिंग नेचर का है ना, जैसे जो कि साल में बार बार अकर करेगा। एंड इसके अलावा हम लोग इसको बैलेंस शीट में भी एज करंट लायबिलिटी दिखाते हैं। तो ये किस तरह का खर्चा हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इंटेंडेड टू बेनिफिट पास्ट पीरियड, फ्यूचर पीरियड, करंट पीरियड और बोथ सेकेंड एंड थर्ड। बट ऑब्वियस करंट पीरियड, क्योंकि अगर हम रेवेन्यू आइटम की बात करें तो हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग एंड पीएल की, एंड ट्रेडिंग पीएल की अगर हम बात करें तो उसमें हम सारा कौन सा आइटम दिखाते हैं जो कि करंट ईयर से रिलेटेड हो। पास्ट ईयर और फ्यूचर ईयर वालों को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक। नेक्स्ट, any expenditure incurred in order to reduce operating expenses is promotional expenditure, deferred revenue expenditure और capital expenditure। इसका आंसर होगा 4, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रीज़न बीइंग हमसे पूछा है कि एक ऐसा खर्चा जो कि हमें हेल्प करता है कम करने में, क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस हुआ, बट अगर आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, तो आप खुद सोचो उसका बेनिफिट आपको कई साल तक मिलने वाला है। एक साल के लिए तो उसका बेनिफिट रहेगा नहीं, उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग रन में मिलेगा। और जिस भी खर्चे का बेनिफिट आपको एक साल से ज़्यादा के लिए मिलता है वो खर्चा क्या हो जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, premium received on issue of shares is a deferred capital receipt, revenue receipt, deferred revenue receipt, बट ऑब्वियस इसका आंसर कैपिटल रिसीट होगा। रीजन बीइंग प्रीमियम अगर रिसीव्ड हो रहा है तो आप बैलेंस शीट में दिखाते हो कहाँ? सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। और जब ये सिक्योरिटी प्रीमियम आप दिखा रहे हो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, तो लाइबिलिटी साइड के सारे आइटम क्या होता है? कैपिटल रिसीट। ये हम पहले भी बताए हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ आता है और कैपिटल रिसीट यहाँ आता है। नेक्स्ट, the appropriate method of depreciation to be adopted in case of livestock is appraisal method, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, which of the following entry is not recorded in journal proper? ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री और क्रेडिट सेल्स। देखो ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री तो रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट सेल्स नहीं रिकॉर्ड होता। क्यों? क्योंकि क्रेडिट सेल्स अगर लिखा है इसका मतलब ये अगर क्रेडिट सेल्स लिखा है इसका मतलब ये गुड्स का होगा, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। और क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स कहाँ रिकॉर्ड होता है? सेल्स बुक में। क्योंकि सेल्स बुक भी पहले हमने डिस्कस की हुई है कि सेल्स बुक में हर वो गुड्स या हर वो सेल रिकॉर्ड होती है जो कि रिलेटेड है गुड्स से एंड उधार पे हुई हो, दैट इज क्रेडिट पे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सैटिस्फाइज द अकाउंटिंग इक्वेशन? ओनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स। ये भी पहले डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, an accrued expense can best be described as an amount paid and currently matched with revenue, paid and not currently matched with revenue, not paid and not currently matched with revenue, not paid and currently matched with revenue। देखो अगर accrued बताया है तो but obvious paid तो नहीं होगा। accrued expenses मतलब एक ऐसा खर्चा, accrued मतलब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? आउटस्टैंडिंग। वैसे उनको वर्ड यूज़ करना चाहिए था आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात हो रही है तो बट ऑब्वियस कंपनी ने पे तो नहीं किया होगा, ठीक। तो चाहे ये थर्ड आंसर होगा चाहे फोर्थ, बट थर्ड में देखो लिखा है नॉट करेंटली मैच्ड विथ रेवेन्यू। अगर वो रेवेन्यू से मैच नहीं किया गया होता, मतलब वो करंट ईयर का नहीं होता, तो क्या वो करंट ईयर की बुक्स में रिकॉर्ड होता? नहीं। अगर आउटस्टैंडिंग है, जैसे अगर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है और आपने उसको ऐड किया है, तो किस पर्पज से ऐड किया है? क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड है और वो करंट ईयर की रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए लगाया गया खर्चा है। तो आंसर होगा नॉट पेड एंड करेंटली मैच्ड विथ रेवेन्यू। क्लियर? नेक्स्ट, assets appearing in the books but having no value are known as fictitious assets। ये तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं क्योंकि वेस्टिंग असेट, इंटेंजिबल असेट और करंट असेट इन सब की वैल्यू होती है, बट फिक्टिशियस असेट्स की कोई वैल्यू नहीं होती। What is the amount of purchase when opening stock, closing stock and cost of goods रोल नहीं होगा, ये सोल्ड होगा, ठीक है। तो COGS दिया है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो पहले हम लोग इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं कि COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, सिर्फ परचेजेस नहीं दिया है, तो बैलेंसिंग फिगर करके परचेजेस निकाल लो। ये 3500 है, परचेजेस को X ले लो और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1500, और ये है हमारे पास 22,000। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो X आ जाएगा हमारा 20,000। दैट इज आंसर विल बी 1। नेक्स्ट, which of the following accounts would not have zero balance after closing entries have been posted? अगेन ये पोर्टेड नहीं है, पोस्टेड है। इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेड, सैलरीज पेड और रेंट रिसीव्ड। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसका जीरो बैलेंस नहीं होगा आफ्टर क्लोजिंग एंट्रीज हैव बीन पोस्टेड। इंटरेस्ट पेबल, पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग है, इसका बैलेंस जीरो नहीं होगा। इंटरेस्ट पेड की बात करें मतलब ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो इसको हम लोग PL में ट्रांसफ़र करके ख़त्म कर देंगे। रेंट रिसीव्ड पूरा मिल चुका है, PL में ट्रांसफ़र करके ख़त्म कर देंगे। सैलरीज पेड ऑलरेडी पे हो चुकी है, PL में ट्रांसफ़र करके ख़त्म करेंगे। बट इंटरेस्ट पेबल मतलब अभी इसमें कुछ पे करना है, दैट इज़ नेक्स्ट ईयर आप पे करोगे, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग है। और आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब इसका लेजर क्लोज नहीं होगा, या कह लो क्लोज होगा भी तो ज़ीरो बैलेंस नहीं आएगा, कुछ बैलेंस आउटस्टैंडिंग में दिखेगा। नेक्स्ट, if goodwill account is raised at its full value in the books at the time of retirement is to be written off, then capital account of remaining partner are debited in
गेनिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कह रहा है इफ गुडविल अकाउंट इज रेज्ड एट इट्स फुल वैल्यू पे आपने उसको रेज किया इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज टू बी रिटन ऑफ, देन द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, जो बच गए, जो जा नहीं रहे, उनका कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहे, हम रिमेनिंग पार्टनर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, adjusting for drawing 2000 and his share in profit 1000 is 10,000. Interest on capital payable to him at 5% per annum on the opening balance is, अगर ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं तो सिंपली हमें कितना निकालना है? 5%। अब देखो एडजस्टिंग फॉर ड्राइंग, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। अगर यहाँ हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाए, अगर प्रॉफिट है तो वो बाई साइड जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हमें अभी नहीं पता, प्रॉफिट है तो बाई साइड जाएगा क्योंकि उससे हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा। ड्राइंग है तो डेबिट साइड आएगा क्योंकि उससे हमारा कैपिटल डिक्रीज होता है। और क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 10,000। इसका मतलब 10 to 1, ओपनिंग कितना रहा होगा? 11,000। बैलेंसिंग फिगर यही ना आया है। ये जो 10,000 है ना बेटा, ये क्या है? क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। तो 11,000 पे 5% कितना हो गया? सीधे 550। तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इज टू बी मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर, म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ ओल्ड एंड न्यू, ओल्ड पार्टनर्स हुआ सैक्रिफाइसिंग, बट ऑब्वियस म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ ओल्ड एंड न्यू पार्टनर, क्योंकि एडमिशन के टाइम जब भी हम रीवैल्यूएशन करते हैं तो रीवैल्यूएशन इसी पर्पज से करते हैं कि किसी भी पार्टनर का नुकसान ना हो। नेक्स्ट, in case of insolvency of a partner, any balance in reserve fund account is distributed to all the partners in profit sharing ratio। क्योंकि अगर रिजर्व फंड अकाउंट रह जाएगा किसमें किसी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी के टाइम अगर बैलेंस रह जाता है तो उसको हम उन सारे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अपीयरिंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज ट्रांसफर्ड टू सन्ड्री डेटर अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, बट ऑब्वियस रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि डिसोल्यूशन के टाइम सब कुछ हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ चार्टर्ड कंपनी? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ईस्ट इंडिया कंपनी, द ICAI और कोल इंडिया लिमिटेड। चार्टर्ड कंपनी की बात किया है ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट, which one is not true about sweat equity shares? It is a consideration other than cash. It is always priced higher than the market price. It is provided to obtain technical know-how. It can be issued after 1 year of commencement of business. Sweat equity share के पहले स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में पहले भी हम बता चुके हैं कि ये बेसिकली उन एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है जो आज कंपनी ज्वाइन की है, और उनको हम कहते हैं कि आप कम से कम 3-4 साल अगर हमारी कंपनी से जुड़े रहते हो तो हम आपको एक ऑप्शन देंगे कि हम अपनी कंपनी के शेयर्स जो कि 100 रुपये के मार्केट में बिक रहे हैं वो आपको 10 रुपये में इशू करने को रेडी हैं। तो बट ऑब्वियस इसमें से क्या सही नहीं है? इट इज़ ऑलवेज प्राइस्ड हायर देन द मार्केट प्राइस, बल्कि ये हमेशा मार्केट प्राइस से कम पे ही वैल्यूड होता है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर issuing bonus share, writing of preliminary expenses, buyback of shares और handling expenses on share allotment। handling expenses on share allotment, क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आप यूज़ कर सकते हो, बट शेयर अलॉटमेंट के टाइम जो भी आपके खर्चे हैं उनके लिए आप ये प्रीमियम यूज़ नहीं कर सकते। विच इज़ नॉट रिलेटेड टू कैपिटल प्रॉफिट और लॉस, कैपिटल रिजर्व, जर्नल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर और डेवलपमेंट रिबेट अकाउंट। हमसे पूछा क्या नहीं रिलेट करता है, तो जर्नल रिजर्व नहीं रिलेट करता क्योंकि ये फ्री रिजर्व से। नेक्स्ट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी विच वन इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट? ट्रांसफरेबिलिटी के लिए कह रहा है बियरर डिबेंचर, बाकी सब भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है बट बेस्ट मतलब ट्रांसफ़र के लिए सबसे बेस्ट क्या माना जाता है? बियरर डिबेंचर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आर रिस्पेक्टिवली, ये दोनों क्या है? कैपिटल लॉस है।
क्योंकि दोनों के ही केस में बात करें, चाहे लॉस इशू पे हो चाहे डिस्काउंट इशू पे हो, जो डिबेंचर्स पे पैसा मिल रहा है, लेट्स से 100 रुपीज़ मिल रहा है, तो ये डिक्रीज होकर 90 हो जाएगा। तो दोनों ही आपके लिए क्या है, कैपिटल लॉस है, क्योंकि जब आप लाइबिलिटी साइड डिबेंचर को रिकॉर्ड करोगे तो 100 पे नहीं रिकॉर्ड करके 90 पे रिकॉर्ड करोगे, तो क्या हो रहा है, कैपिटल लॉस ही ना हो रहा है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स बाय इंस्टॉलमेंट मीन्स, अगर हम डिबेंचर्स का पेमेंट करें किसी भी फॉर्म में करें, बट ऑब्वियस उसको हम कहेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग जर्नल एंट्री: ओल्ड डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल और डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और शेयर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। आपने डिबेंचर को कन्वर्ट कर दिया शेयर कैपिटल में, यही ना कर रहे हो या कह रहा है कि इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस अबव एंट्री और एंट्रीज में बी पास्ड। अगर इशूइंग अ फ्रेश लॉट ऑफ डिबेंचर्स हो रहा होता तो सिंपली एंट्री क्या हो जाती, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अगर सिंपल रिडम्पशन होता तो डिबेंचर टू बैंक। तो बट ऑब्वियस आंसर क्या हो जाएगा, रिडम्पशन बाय कन्वर्शन, कि आप रिडीम कर रहे हो डिबेंचर को, बट कैसे, कन्वर्ट करके उनको शेयर कैपिटल में। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट, विच मेथड इज बेस्ट सुटेबल फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ऑन अ स्पेसिफिक डेट प्रोवाइडिंग सिंकिंग फंड। अगर किसी पर्टिकुलर डेट पे आपको पहले से पता है कि आपको रिडम्पशन करना है, जैसे अगर आपने आज डिबेंचर इशू किया और आपको पता है कि आफ्टर 5 ईयर्स हमें इसका रिडम्पशन करना है ऑन 31 मार्च, तो उस केस में ना सिंकिंग फंड मेथड सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें आप क्या करते हो, 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट करके, और फिर 5 साल के एंड पे आप उसी इन्वेस्टमेंट को बेच करके डिबेंचर का रिडम्पशन कर देते हो। नेक्स्ट, एज पर सेबी द राइट इशू वुड बी केप्ट ओपन फॉर मोर देन 60 डेज। ये तो लर्न करने वाली चीज़ है। नेक्स्ट, इशू ऑफ डैश रिड्यूसेस अर्निंग पर शेयर बट डज नॉट अफेक्ट द शेयर कैपिटल। देखो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, बोनस शेयर और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। बट ऑब्वियस बोनस शेयर, क्योंकि बोनस शेयर जब भी इशू होता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उससे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं, बट क्या कहीं पे भी कुछ और इफेक्ट पड़ता है, नहीं। तो अर्निंग पर शेयर तो घट ही जाएगा ना, क्योंकि अर्निंग पर शेयर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अर्निंग लेते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गया तो अर्निंग अब ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, बट क्या उससे शेयर कैपिटल अफेक्ट होगा, नहीं। शेयर कैपिटल का जो प्राइस है वो कभी भी अफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स हैज़ नॉट बीन प्रिस्क्राइब बाय द कंपनीज एक्ट 1956। फॉलोइंग फॉर्मेट्स की बात कर रहा है, तो बट ऑब्वियस आंसर होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं था जब कंपनीज एक्ट 1956 था, तो उसका कोई फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, पर बाकी सबके लिए फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है, तो आंसर विल बी कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द जर्नल इंटेंशन बिहाइंड कीपिंग सीक्रेट रिजर्व, सीविट रिजर्व नहीं है, ये सीक्रेट रिजर्व है, कि सीक्रेट रिजर्व रखने का क्या आपका इंटेंशन है। टू फाइट अनसर्टेन फ्यूचर, शोइंग बेटर पोजिशन देन एक्चुअल, शोइंग वर्स पोजिशन देन एक्चुअल, सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स टू अवॉइड टैक्स। आंसर विल बी शोइंग वर्स पोजिशन देन एक्चुअल। आप सीक्रेट रिजर्व, आप अगर अपना रिजर्व एंड सरप्लस छुपा रहे हो, इसका मतलब आप अपनी एक्चुअल पोजीशन से ज़्यादा खराब पोजीशन दिखाना चाहते हो, दैट इज़ वर्स पोजीशन। नेक्स्ट, according to the Companies Act 1956, whoever the dividend proposed exceed 12.5% but does not exceed 15% of the paid up share capital, the amount to be transferred to the reserves shall not be less than, loss than नहीं है, less than है, less than dash of current profit, ये भी हमने already discuss किया है 5%. Next, in the event of preparing PL appropriation account, income tax on profit through an appropriation of profit is treated as expense, asset, liability और adjustment. But of इस expense, क्योंकि कह रहा है कि अगर इनकम टैक्स हम दे रहे हैं ऑन प्रॉफिट पे थ्रू एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, देखो दो टर्म होता है, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करें तो ये मैंडेटरी जो देना होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वो आपको देना ही होगा, आपकी कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। बट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो यहाँ बोला कि इनकम टैक्स ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पर अगर हम इनकम टैक्स दे रहे हैं किससे, थ्रू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो बट ऑब्वियस वो आपका खर्चा है, तभी तो आप पे कर रहे हो। क्लियर। नेक्स्ट, सरप्लस किसके इक्वल होता है, ये भी हमने पहले डिस्कस किया है, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। अगर मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी होती तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट वर्किंग। और अगर रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट होता है तो इसको एक्सेस
वर्किंग कहते हैं, दैट इज सरप्लस। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द बुक्स रॉयल्टी अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू, रॉयल्टी अकाउंट कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएल अकाउंट पे, ये हम बता चुके हैं, इसीलिए ये कौन सा अकाउंट होता है, ये होता है नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, ऑन द सीजर ऑफ गुड्स बाय द हायर वेंडर्स द बैलेंस इन द असेट अकाउंट इज ट्रांसफर्ड बाय द हायर बायर टू गुड्स रिटर्न अकाउंट, पीएल अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट और स्टॉक अकाउंट। बट ऑब्वियस हायर वेंडर अकाउंट, अगर मान लो हम हायर बायर है, जिसने हमने हायर पे गुड्स खरीदा है और हमसे अगर असेट कोई छीन कर लिख के ले जा रहा है, तो असेट अकाउंट में हम पहले क्या करते हैं, हायर वेंडर के नाम से बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं और फिर भी कुछ बच जाता है तो फिर पीएल में डालते हैं। तो पहली प्रेफरेंस किसको देते हैं, हायर वेंडर अकाउंट को। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम द बैलेंस इन इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बायर इज शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस, वो भी किसकी बुक्स में, बायर के बुक्स में, तो वो किधर जाएगा, असेट साइड में। नेक्स्ट, ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। हमने ये पहले भी बताया कि ये रियल अकाउंट होगा। नेक्स्ट, इफ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स ऑफ अ ब्रांच इज नॉट गिवन इट विल बी फाउंड बाय प्रिपेयरिंग ब्रांच डेटर अकाउंट। अगर हम ब्रांच डेटर अकाउंट बना लें तो हमें ईजिली ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में पता चल पाएगा डेटर्स अकाउंट का। इन विच सिटी अमंग्स द फॉलोइंग प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 डज नॉट अप्लाई, दिल्ली। लिस्ट जी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज रिलेटेड टू, लिस्ट जी की बात कर रहा है, जी में बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और हम तुम लोग को बताए थे कि डेफिशिएंसी किस में है, डेफिशिएंसी है लिस्ट एच में, है ना, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट है, डिमांड डिपॉजिट आर शोन बाय द बैंक इन द शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 में वो डिमांड डिपॉजिट के बारे में शो करते हैं। नेक्स्ट, द सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ अ बैंकिंग कंपनी शुड नॉट बी लेस देन द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल, 50%। ये सारी चीज़ें लर्न करने वाली हैं। नेक्स्ट है, XYZ लिमिटेड हैज़ करेंट रेशियो 1.5:1 और नेट करेंट एसेट दिया है, तो आपको करेंट एसेट निकालना है। देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं सॉल्व। अगर हमारे पास करेंट रेशियो दिया है, मतलब करेंट एसेट अपॉन करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 1, और हम लोग लिख सकते हैं करेंट एसेट इज इक्वल टू 1.5 करेंट लाइबिलिटी। इसके अलावा हमारे पास नेट करेंट एसेट दिया है, नेट करेंट एसेट मतलब करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 6 लाख। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि करंट एसेट किसके बराबर है, 1.5 करंट लाइबिलिटी के, तो यहाँ पे हम लोग 1.5 करंट लाइबिलिटी रख करके क्या करंट लाइबिलिटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ 1.5 करंट लाइबिलिटी रख दो, ये 1 करंट लाइबिलिटी और ये 6 लाख, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 6 लाख। तो उसका मतलब करंट लाइबिलिटी यहाँ से आ जाएगी बेटा 12 लाख, आ गई करंट लाइबिलिटी 12 लाख। अब यहाँ अगर हम इसको 12 लाख रखें तो सीधे हमारा करंट असेट कितना आ जाएगा 18 लाख। सॉल्व कर लेना, करंट असेट तुम लोग का आ जाएगा 18 लाख। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ डेट टू टोटल एसेट ऑफ अ कंपनी इज 0.2, द डेट टू इक्विटी रेशियो वुड बी, ये तो सिंपली हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर टोटल एसेट 1 है तो डेट कितना है 0.2, तो बट ऑफ इक्विटी कितनी होगी 0.8, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 0.8, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो बोला है तो सीधे सीधे कितना निकल जाएगा बेटा 0.25, दैट इज आंसर विल बी 4। नेक्स्ट कह रहा है एक्सिस लिमिटेड हैज़ अ डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 2.8 वर एज द इंडस्ट्री एवरेज इज 2। इसका क्या मतलब है, इंडस्ट्री का एवरेज 2 है और हमारा कितना है 2.8, तो आंसर क्या होगा हायर फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि यहाँ पे रिस्क हमारा ज़्यादा होगा, किसका, पैसे का। रीज़न बीइंग कि डेट इक्विटी रेशियो हमारा हायर है, हमारे पास डेट ज़्यादा है कंपैरेटिवली असेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, देखो नेक्स्ट कह रहा है एबीसी लिमिटेड हैज़ अर्नड 8% रिटर्न ऑन टोटल असेट ऑफ 40 लाख एंड नेट प्रॉफिट कितना है 10%। तो आपको सेल्स निकालना है, तो सिंपल है, अगर रिटर्न ऑन टोटल असेट है मतलब नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल असेट बोल रहा है, टोटल एसेट कितना है 40 लाख, उसका 8% कितना हो जाएगा 3,20,000, 3,20,000 हो जाएगा नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कितना है 10%। तो अगर 3,20,000 10% है तो 100% कितना 32 लाख, क्योंकि नेट प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है, सेल्स पे, तो आंसर हो जाएगा 32 लाख। नेक्स्ट, द मोस्ट रिग्रेस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करेंट लाइबिलिटी,
नॉन करंट लाइबिलिटी की बात कर रहा है तो मॉर्टगेज लोन, क्योंकि बाकी तीन क्या है, करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट, व्हेन द प्रोप्राइटर ट्रांसफर्स हिज प्राइवेट बिल्डिंग टू द बिजनेस देयर इज, अगर आप अपनी प्राइवेट बिल्डिंग अपनी बिजनेस में ट्रांसफर करो तो बट ऑब्वियस कोई भी कैश फ्लो नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पहले से बिल्डिंग थी जिसको आप बस ट्रांसफर करो, तो नो फ्लो ऑफ कैश। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ कैश, कैश का एप्लीकेशन इसमें से नहीं है। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एसेट्स एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल। बट ऑब्वियस इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि एप्लीकेशन जहाँ आपका पैसा ना लगा हो, अप्लाई ना हुआ हो। प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर बढ़ाना है तो बट ऑब्वियस आपने एडवांस में ज़्यादा पे किया होगा। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक इज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज फेवरेबल इंडिकेशन इफ इट इज लो, अगर वो कम है तो ऑपरेटिंग रेशियो, अगर ऑपरेटिंग रेशियो कम है इसका मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होगा तो वो फेवरेबल है। नेक्स्ट, द वर्ड टीमिंग एंड लैडिंग आर यूज्ड, टीमिंग एंड लैडिंग की बात करें तो फ्रॉड ऑफ कैश है ये, जब आप पैसे का फ्रॉड करते हो तो हम वर्ड यूज़ करते हैं टीमिंग एंड लैडिंग। नेक्स्ट है, एन ऑडिट प्रोग्राम विल बी यूजफुल इफ़ इट इज़ इलास्टिक, जितना ज़्यादा वो इलास्टिक होगा, जितना ज़्यादा वो चेंज हो सके उतना ज़्यादा वो यूज़फुल होगा। वाउचिंग आइटम इज़ नॉट ऑफ रिसीट साइड ऑफ कैश बुक, इज़ वाउचिंग आइटम इज़ नॉट ऑफ रिसीट साइड ऑफ कैश बुक, कि वो इस साइड ना आए। तो रिसीव्ड ट्रेड डिस्काउंट, अगर हमने ट्रेड डिस्काउंट रिसीव किया भी है तो जो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है क्या वो कैश बुक में दिखेगा, नहीं दिखता है। नेक्स्ट, क्योंकि अगर आप कैश बुक में दिखा भी रहे हो तो आप उसका टोटल तो करते नहीं हो, आप उसको डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफ़र करते हो, ट्रेडिंग पीएल में। वैलिडिटी ऑफ पेमेंट मीन्स, वैलिडिटी ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है, पेमेंट एज पर रूल्स, कि आपको पेमेंट करना है और पेमेंट कैसे करना है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन से अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट करना है। अब यहाँ से क्वेश्चन अगर देखोगे ना तो इनकम टैक्स का स्टार्ट हो गया है। प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर में बी द सेम इन द केस ऑफ इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट, इनकम ऑफ अ रेसिडेंट, इनकम ऑफ अ रेसिडेंट ना, इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हो तो उस केस में आपके लिए प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम होगा। नेक्स्ट, एक्स इज़ अ नॉन रेसिडेंट, NRI है, एक्स इज़ अ नॉन रेसिडेंट दैट इज़ NRI है एंड रिसीव 1.5 लाख फ्रॉम अ बिजनेस इन नाइजीरिया, जिसमें से 40% कहाँ रिसीव होना है, इंडिया में रिसीव होना है। तो इंडिया में कितनी टैक्सेबिलिटी होगी, बट ऑफिस इंडिया में उतनी ही टैक्सेबिलिटी होगी जितनी इंडिया में रिसीव हो रही है, दैट इज 60,000, 1,50,000 का 40%। नेक्स्ट, Mr. A took loan of 4 lakh at an interest of 10% per annum for the purpose of repairs relating to a house which he used for own residential purpose. The deduction allowable to him under section 24 subsection 3 for the assessment year 13-14 is but obvious 30,000, क्योंकि 4 लाख का 10% कितना हो गया 40,000 और कितना मैक्सिमम यहाँ पे आपको परमिटेड है 30,000 की परमिशन आपको दी गई है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसीट इज टैक्सेबल एज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी की बात कर रहा है। कंपेंसेशन रिसीव्ड अंडर VRS, retrenchment compensation, compensation received in connection with termination of employment और compensation received on account of any disaster। profit in lieu of salary मतलब जो सैलरी के एडिशन में टैक्सेबल होगी वो कौन सा है, कंपनसेशन रिसीव्ड इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट तोड़ते टाइम आपको किसी तरह का कंपनसेशन मिल रहा है तो उसको भी आपकी इनकम बना करके टैक्स किया जाता है, मतलब उस पर भी आपको टैक्स पे करना होता है। नेक्स्ट, T Limited paid 1 lakh to the ISI कोलकाता फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस। तो अलाउएबल डिडक्शन कितना है, देखो सोशल साइंस पर्पस के लिए दिया गया है या कह लो रिसर्च पर्पस के लिए दिया गया है। तो रिसर्च पर्पस के लिए आपको कितना डिडक्शन मिलता है 125%। तो आंसर हो जाएगा 1 लाख का 125% कितना हो जाएगा 1,25,000। क्लियर। नेक्स्ट, in which case is a capital gain taxable in a year other than the year of transfer? Insurance claim received on destruction of capital asset होता है,
ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड शेयर नहीं, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट ये भी होता है, दैट इज बोथ 1 and 2। कह रहा है किस केस में ऐसा होगा कि कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा इन अ ईयर अदर देन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। जिस साल आप ट्रांसफर करें उस साल तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा पर बाद में लगेगा। तो इन दोनों ही केसेस में फर्स्ट एंड थर्ड केस में कैपिटल गेन जब एसेट ट्रांसफर होता है तब नहीं लगता बल्कि बाद के ईयर में कैपिटल गेन चार्जेबल होगा। दैट इज आंसर विल बी बोथ 1 and 3। नेक्स्ट, which of the following transaction is not an exempted transaction? exempted transaction इसमें से कौन सा नहीं है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन अ स्कीम ऑफ अमालगमेशन, इन अ स्कीम ऑफ मर्जर और इन अ स्कीम ऑफ गिफ्ट और विल, ये सब तो एग्जेम्प्टेड है। ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट, अगर आप अपना टेनेंसी राइट ट्रांसफर कर रहे हो तो ये एग्जेम्प्टेड नहीं है। नेक्स्ट, 100 बोनस शेयर्स फॉर अलॉटेड ऑन 7/8/78, उस समय मार्केट वैल्यू दी हुई है और बाद की भी 81 की भी मार्केट वैल्यू दी है। ऑल द बोनस शेयर्स फॉर सोल्ड ड्यूरिंग 12/13, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम हमेशा कौन सी लेते हैं? जो 81 या उसके बाद की हो। तो उस केस में 81 की कितनी दी है? 62 और शेयर्स कितने? 100, तो बट ऑफ आंसर कितना हो जाएगा? 6200। नेक्स्ट, the standard time required per unit of a product is 20 minutes. In an 8-hour day, a worker produces 30 units. If he gets a time rate of 20 rupees, his earnings under the HALSE scheme is, HALSE scheme में पूछा है कि उसकी अर्निंग कितनी होगी। तो देखो स्टैंडर्ड टाइम कितना है एक यूनिट बनाने का? 20 मिनट है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि एक यूनिट के लिए 20 मिनट ये स्टैंडर्ड टाइम है। इन अ 8-hour day, a worker produces 30 units. 8 घंटा मतलब कितना हो गया? 8 × 60 480, तो 480 मिनट्स में वो कितना बना रहा है? 30 यूनिट्स बना रहा है। क्लियर? इसका मतलब 480 मिनट्स में वो 30 यूनिट्स बना रहा है। तो एक यूनिट्स वो कितने में बना रहा है? 480 डिवाइडेड बाय 30, एक यूनिट वो बना रहा है 1 और 6, वो एक यूनिट के लिए 16 मिनट ले रहा है। इफ़ ही गेट्स अ टाइम रेट ऑफ 20 रुपीज़, अगर उसको एक घंटे का 20 रुपया मिल रहा है तो उसकी अर्निंग कितनी है? देखो वो 8 घंटे काम कर रहा है तो 8 × 20 प्लस 50% का बोनस मिलता है किसके लिए? जितना आपने टाइम सेव किया है। तो सिंपली देखो हम यहाँ पे फिर से तुम लोग को बता रहे हैं कि इसका कैलकुलेशन सिंपली कैसे होगा। यहाँ पे देखना, ठीक है? कह रहा है कि एक यूनिट के लिए 20 मिनट्स, तो 30 यूनिट्स के लिए कितना हो गया? एक यूनिट के लिए 30 मिनट है तो 30 यूनिट के लिए 30 × 20 मिनट्स, दैट इज़ 600 मिनट्स। और हम लोग कह सकते हैं अगर इसको डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो 10 आवर्स। बट वो 30 यूनिट्स के लिए कितना ले रहा है? 8 घंटा, तो 2 घंटे की सेविंग हुई। उसको कितना मिलेगा? 8 घंटे का 20 रुपया प्लस 50% किसका? टाइम सेव्ड का इंटू 20, तो ये हो गया तुम्हारा 160 और ये कितना हो गया? 40 का आधा 20, दैट इज आंसर कितना हो जाएगा? 180। आंसर विल बी 2। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ द एक्चुअल आउटपुट इज लोअर देन द बजटेड आउटपुट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी लोअर देन इन द बजट? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड? इसमें से फैक्ट्री ओवरहेड में क्या नहीं चार्ज होता? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का खर्चा, क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का खर्चा कहाँ होगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। नेक्स्ट, द एप्रोप्रिएट बेस फॉर असाइनिंग ओवरहेड इज प्रोडक्शन यूनिट व्हेन ओनली 1 यूनिट इज मैन्युफैक्चर्ड। प्रोडक्शन की बेसिस पे कब करोगे? जब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रहे हो। फिक्स कॉस्ट आर कन्वीनियंटली डीम्ड टू बी कांस्टेंट इन टोटल व्हेन प्रोडक्शन वॉल्यूम चेंजेस। हमेशा वो कांस्टेंट ही होता है टोटल में, और पर यूनिट वैसे भी हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं करते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्टिंग मेथड इज वाइडली यूज्ड इन इंटरनल रिपोर्टिंग? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अच्छा, अब आगे के जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे ना तो बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लॉ, मनी बैंकिंग पे है। तो बेसिकली ये सारा थ्योरी है अप टू क्वेश्चन नंबर 125, वो आप लोग कर लेना। और अब हम लोग चलेंगे स्टैट्स की तरफ, क्योंकि पहले हमने बोला कि इसमें स्टैट्स के और अकाउंट्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो थ्योरी सब्जेक्ट आप लोग खुद कर लेना। हम लोग अब स्टार्ट करेंगे बेटा कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 126 से। देखो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन हैज़
मीन दिया है, मीडियन दिया है, मोड दिया है, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं? इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं बेसिकली पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। सारी वैल्यूज हमारी पॉजिटिव में है, पॉजिटिवली स्क्यूड। नेक्स्ट, मीडियन इज ऑल्सो कॉल्ड, अगर मीडियन की बात करेंगे तो सेकेंड क्वार्टाइल, Q2, क्योंकि ये भी 50% प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, द मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन अबाउट द मीन इज कॉल्ड, मीन से बोला है स्क्वायर डेविएशन। वेरिएंस, मीन ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन कवर्स 99.73% आइटम्स। ये सब तुम लोग को लर्न करने वाली चीज़ें, लर्न कर लेना। अब देखो मीन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, COV बोल रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। 0 0 कट गया, 50। आंसर कितना हो जाएगा? 50%, दैट इज 2। नेक्स्ट, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम मीन 50 इज 250। ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी बताए हैं कि पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, जो कि क्या हो जाएगा? 250/10, दैट इज 25 का अंडर रूट, दैट इज 5। क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन दिया है, मतलब समेशन x माइनस मीन का स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 5 आ गया बेटा, और मीन कितना है? 50 × 100, तो कितना हो जाएगा? 10। आंसर विल बी 1। नेक्स्ट, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी पॉजिटिव व्हेन, पॉजिटिव की बात बोला है तो बट ऑफ इस बोथ x एंड y आर इंक्रीजिंग। जब दोनों इंक्रीज होता है ना, तभी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट, इफ समेशन d स्क्वायर इज 0 द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल बी। अगर हम लोग रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करें, किससे? स्पीयरमैन से। अगर हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करें स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड से, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? 1 माइनस 6 समेशन d स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब देखो n हमारे पास नहीं दिया हुआ है, हमारे पास सिर्फ क्या दिया है? d दिया, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो अगर मान लो d स्क्वायर 0 है, ये 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसका मतलब 1 के बराबर आ जाएगा आंसर, दैट इज 4। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? नेक्स्ट, फिशर्स आइडियल इंडेक्स फॉर्मूला सैटिस्फाइज, ये भी हम पहले बता चुके हैं, बोथ फैक्टर रिवर्सल एंड टाइम रिवर्सल। नेक्स्ट देखो बोला ऑर्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी, तो ऑर्डिनल मेजर हमें पता है कि इंडिफरेंस कर्व होगा। इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड की बात करा है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा कैसे होता है? नेगेटिव। हम बताए हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी इंफीरियर गुड का यूज़ हम लोग कम करेंगे। इन रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर वो अनचेंज्ड है, इसका मतलब वो हमेशा कैसा होगा? पैरेलल टू y एक्सिस, दैट इज वर्टिकल। इस तरीके से बनेगा। इस पे भी हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं, ED = 0 की बात कर रहा है। नेक्स्ट, अगर फर्म गेन्स abnormal profit in monopolistic competition when AR is greater than AC, when the price of a substitute of a commodity X falls, then the demand for X, अगर आपकी प्राइस सब्सिट्यूट की फॉल कर गई तो जो दूसरा सब्सिट्यूट है उसकी डिमांड क्या होगी? हमेशा डिक्रीज करेगी, क्योंकि लोग क्या करेंगे? अगर मान लो यहाँ पे टी की वैल्यू घट गई तो लोग क्या करेंगे? कॉफ़ी से भी शिफ्ट होकर के टी की तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन वॉज प्रोपाउंडेड बाई जॉन रॉबिन्सन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज बेनिफिशियल व्हेन डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जितना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग होगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर हम प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो। इसका फुल फॉर्म का आंसर हम भेज देंगे 143 का, क्योंकि फुल फॉर्म पूछा है। क्वेश्चन नंबर 144 भी प्योर थ्योरी है। अब देखो ये सारे के सारे थ्योरी हैं, इन सब का आंसर हम आप लोगों को सेंड कर देंगे। अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस रिमेनिंग है हम सबका आंसर हम आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। अब यहाँ जो क्वेश्चंस, बस इतना याद रखना कि जो इसमें 150 क्वेश्चंस पूछा है ना, बेसिकली है वो सारे वही सब्जेक्ट्स जो अभी आपके पूछ रहे हैं। बस ये है कि अब 120 क्वेश्चंस कर दिया है, तब 150 क्वेश्चंस था, इसलिए स्टैट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता था, अकाउंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता था। क्लियर? आज के क्वेश्चंस में या आज के कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।